हाथ लाने नहीं था सर कल आप भीग गए थे तो हाथ लाने कल तो बहुत कल बाइक से आए थे तो कल तो बहुत भीग गए। आज किसी ने बाइक से आई नहीं। सर तब भी भीग गए आप। अब नहीं दिखते। ये यहाँ से गेट से यहाँ तक देखो हम लोगों का कल टॉपिक चल रहा था संवैधानिक विकास। कंपनी के लिए भारत में संवैधानिक विकास, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या दे दिया। तो जितने हमारे एक्ट आए थे बताते जाओ अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा कौन सा बिना कॉपी में देखिए बता दें, ठीक है बिना कॉपी में देखिए। दूसरा कौन सा 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, देखिए बता बिना देखे बिना देखे बताओ, ठीक है फिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद आ जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। बता दिया देखो हमें ध्यान दिया जाता है, जितने टाइम पढ़ाते उतने टाइम ध्यान रखते हैं, बाद में भूल जाते हैं, ठीक है तुम लोग ध्यान दिलाओ। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके बाद 33 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है इतने अधिनियम अभी तक पढ़ेंगे। इसके बाद के जो अधिनियम है जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ब्रिटिश सरकार के दिन संवैधानिक विकास को अलग से देखेंगे। अब हम लोग कंपनी के दिन भारत के संवैधानिक विकास देख रहे हैं। कहां तक देख लिया था 1813 के चार्टर एक्ट तक हम लोग देख चुके थे। इसको एक बार बता दो क्या क्या आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। पहला पॉइंट बिना कॉपी में देखिए, पहला क्या था इसमें कौन ये 17 क्या बनाया गया था हां तो ये लाया गया था। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या थे। सुप्रीम कोर्ट एक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट कहां कलकत्ता में, कहां कोर्ट विलियम, कलकत्ता के कोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात थी। सुप्रीम कोर्ट स्थापित कब किया गया 1774 में स्थापित कर दिया गया। कितने कुल न्यायाधीश थे इसमें 4, एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और बाकी के 3 हमारे आधार हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया एलिजा इंपे, एलिजा इंपे ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। बाकी के 3 कौन कौन से थे हिंदी में हो जाएंगे। इसके अलावा और इसको कोई कॉन्सेप्ट किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कलकत्ता का कौन था पहला गवर्नर जनरल और हेस्टिंग्स को बनाया गया था। इसके अलावा इसको सहायता करने के लिए कुछ लोग बनाए गए थे 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। चारों के नाम बताओ क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस और वारवा, ये 4 लोग बनाए गए थे इसकी सहायता करने के लिए। 1784 का फिक्स इंडिया एक्ट आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट किया है इसमें कमी थी उसको दूर कर दिया गया 1784 में। ये कोई कॉन्सेप्ट मेन शिक्षा इसमें नहीं था। सीओडी ट्रेनिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसकी स्थापना की गई थी 2 की। इनमें क्या था ये दोनों क्या क्या कर सकते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
ये क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये व्यापार को संभालेगा, ठीक है। और राजनीति करने के लिए नीति हम लोगों को देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं, वो इसमें नहीं है, वो 17 में ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर है। और वो कॉन्सेप्ट इस तरह का है सर, इसमें कमांडर इन चीफ की वो भी शक्तियां दे देंगे। तो 1786 में कमांडर इन चीफ बन के आया। कौन सा पहला गवर्नर जनरल? कार्नवालिस बन के आया। और इसमें कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल है उसकी नियुक्ति तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर कंपनी करेगी, लेकिन हटाएगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सिफारिश पर ब्रिटिश संसद हटाएगी। दो शासन हो जाएगा, दो शासन ये हो गया। फिर आ जाएगा 1793 में जारी कर दी, कोई खास बात नहीं, केवल 20 वर्ष के लिए कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया गया। फिर आएगा 1813 का चार्टर भी। 1813 के चार्टर भी के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला पॉइंट सर, 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए, 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए, मुक्त व्यापार और चाय और चीनी व्यापार को छोड़ना, बाकी मामलों में फ्री कर दिया गया। ये सब कॉन्सेप्ट कौन से हो जाएंगे? 1813 के चार्टर हो जाएंगे। अब आता है अगला कौन सा आ जाएगा? 1833 का चार्टर, यहाँ तक का हो गया, ठीक है। इसके आगे नहीं है। हाँ, चीनी का रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट वो इससे नहीं बढ़ा है, 1813 के चार्टर से नहीं बढ़ा है, जैसे बता रहे हैं एथनॉल का उपयोग हो रहा है डिफरेंट भारत है। हाँ, वो एक वजह है, एक वजह उसकी बढ़ने की है। अगला जब हमारा कौन सा जाता है? 1833 का चार्टर अधिनियम, इसको देख लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट है, ठीक है। जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसी का दूसरा नाम क्या है? सेंट हेलेना एक्ट। इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिम अफ्रीका में एक द्वीप था, उस द्वीप का नाम था सेंट हेलेना। इसी एक्ट के माध्यम से सेंट हेलेना द्वीप पर किसका नियंत्रण हो गया था? ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। इसीलिए 1833 के चार्टर अधिनियम को दूसरे के नाम से जानते हैं, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से। दूसरा पॉइंट, इस 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट किया गया था? जो व्यापारिक एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार, इस व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। देखो 13 का चार्टर अधिनियम है, दो कॉन्सेप्ट रखे गए थे। कौन कौन से? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। दो पर कंपनी को अभी भी व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। इसमें कह दिया कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं होगा, पूरी तरीके से व्यापार कैसा होगा? फ्री होगा। और इसका मतलब हो गया कि भारत में मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया गया। मुक्त व्यापार की नीति को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? कल देखा क्यों बढ़ावा दे रहे हैं मुक्त व्यापार की नीति को? नेपोलियन हो जाएगा, ठीक है। 1813 से ही मुक्त व्यापार की नीति शुरू हो जाएगी। और इसका मुख्य रूप से कारण कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अपना विस्तार बढ़ाते हुए यूरोप के क्षेत्र पर अपना विस्तार कर रहे हैं। उसके लिए पॉलिसी लागू की थी महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है। पूरे महाद्वीप पर अपना कब्जा करेगा। उसी की वजह से भारत में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यूरोप में व्यापार उनका प्रभावित हो रहा है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम आया, फिर कौन सा आ जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 के चार्टर अधिनियम से पहली बार तो मुक्त व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया और व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार बचा था उसको भी खत्म कर दिया गया। और इसी के माध्यम से ये काम और किया गया था, कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण। कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण, ये क्या था? जब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण हमने बताया था आपको कि इससे पहले जब लोग भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की बात करते हैं, तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद मुख्य रूप से 3 जगह पर केंद्र बनाए गए थे। और ये 3 जगह कौन से थे? ये कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता, ये हो जाएगा मद्रास और ये हो जाएगा बॉम्बे। ऐसे करके 3 केंद्र हैं और तीनों जगहों का शासन चलाया जाता है एक एक गवर्नर के द्वारा। बाद में इसी वाले गवर्नर को क्या कर दिया जाएगा? तीनों क्षेत्रों का बॉस बना दिया जाएगा, सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। और यही कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कलकत्ता का गवर्नर जनरल। ऐसे करके कानून अभी भी ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, लेकिन इन दोनों के कानून का सुपरवाइजर कौन होगा? कलकत्ता का गवर्नर जनरल। ये कॉन्सेप्ट कर दिया गया। अब कह दिया गया ना तो ये कानून बनाएंगे ना ये कानून बनाएंगे। कानून कौन बनाएगा? कानून केवल कलकत्ता का यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। और इसका बनाया हुआ कानून पूरे भारत में लागू होगा। यानी कि कानून बनाने की शक्ति का क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। एक जगह पे लागू उसको सेंट्रल कर दिया गया। तो अगला पॉइंट है कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण।
जब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, ये दोनों कानून नहीं बना सकते हैं, कानून केवल यही बनाएगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, अब यही हो जाएगा जो बंगाल का है, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाएगा। जब इसका बनाया हुआ कानून पूरे भारत में लागू हो रहा है, तो ये केवल बंगाल का नहीं रहेगा, कौन हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। परसों हमने एक ही जगह पे सारी चीजें आपको बताई थी, कलकत्ता का पहला गवर्नर, कलकत्ता का पहला गवर्नर जनरल, ये तो बताए थे। अब बिना पढ़ना देखे बस ये बता दो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया किसको गया था, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। आप बता दो इसी का भी, अगर आपसे क्वेश्चन है कलकत्ता का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का या कलकत्ता का, वॉरेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता का पहला गवर्नर क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल पूछा वॉरेन हेस्टिंग्स। ऐसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन अंतिम वायसराय। और माउंटबेटन के समय वायसराय का पद खत्म कर दिया जाएगा, कौन हो जाएंगे, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन है अंतिम गवर्नर जनरल को तो सीधा तो पता चलेगा, ठीक है। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछा जाए तो माउंटबेटन लगाना, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखें। तो बंगाल की गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऐसा पहला व्यक्ति किसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। इसके अलावा इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक को सहायता देने के लिए इसकी काउंसिल में एक विधिक सदस्य जोड़ा गया, विधिक सदस्य जो कानून से संबंधित मामलों की सलाह देगा। ऐसे समझो आज का कानून मंत्री, ठीक है, वायसराय गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया था। और विधि सदस्य के तौर पर जिस व्यक्ति को शामिल किया गया था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले कुछ किया था इसने, हाँ, इसने आईपीसी वगैरह इसकी सिफारिश पर बनाई गई थी। और कोई काम इसके अलावा, शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है, लॉर्ड मैकाले। आधुनिक शिक्षा का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है, लॉर्ड मैकाले। कब शुरू की गई थी अंग्रेजी शिक्षा, 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। ये तो ये हो जाएगा। इसके अलावा और कहा गया कि अब हम नौकरियों में इसको प्रेफरेंस देंगे, योग्यता को प्रेफरेंस देंगे। अभी तक क्या कह रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज ऑलरेडी योग्य हैं और भारतीयों को नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा समझता कहा जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं, अगर योग्य होगा जो व्यक्ति, चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज, योग्यता को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। अब योग्यता कैसे प्राथमिकता देंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं किया, बस ये कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको हम अपने अधीन नौकरियों पर रखेंगे। और मुख्य रूप से ऐसी नौकरियां क्या कहलाती थी, आईसीएस की नौकरियां, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरियों में हम किसको बढ़ावा देंगे, योग्यता को बढ़ावा देंगे। योग्यता को मापने का पैमाना क्या होगा ये भी डिसाइड नहीं है। ये कब डिसाइड किया जाएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम की कंपटीशन एग्जाम कराएंगे। कंपटीशन एग्जाम से ही पता लगेगा कि कौन व्यक्ति योग्य है कौन व्यक्ति योग्य नहीं है। तो योग्यता का पैमाना कब बनाया गया था, 1833 के चार्टर अधिनियम से। मुख्य रूप से इतनी बातें ध्यान रखनी आपको 1833 के चार्टर में। पहला पॉइंट, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से। अगला पॉइंट, इसमें व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, 1833 में मुक्त व्यापार की रणनीति बनाई गई। कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब बंगाल का ही गवर्नर जनरल केवल कानून बनाएगा, बॉम्बे और मद्रास का कानून नहीं बनाएगा। और जब बंगाल का कानून बनाएगा तो इसका कानून पूरे भारत में लागू होगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। पहला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विधिक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को शामिल किया गया, नाम क्या है इसका, लॉर्ड मैकाले। भारत में योग्यता को बढ़ावा दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, ठीक है, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। योग्यता का पैमाना क्या होगा ये भी डिसाइड नहीं किया गया है। ये कब डिसाइड किया जाएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम से। और इसी में एक बात और कहने की थी कि कंपनी का लाइसेंस अब 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर देते, 20 वर्ष के लिए रिन्यूअल मिलता था। तो 13 में आया, फिर 33 में पूरा हो गया। अब 33 से फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, कब तक जाएगा, 53 तक जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको 1833 के चार्टर अधिनियम जाननी थी, नोट कर लो। 13 तक लिखा हुआ है, उसी का अगर 1833 का चार्टर अधिनियम
इसमें अंतर ये है, जैसे यहाँ पर बात करें कि केंद्रीकरण की नींव बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक कंपनी अपने स्तर से शासन चलाती है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब उस कंपनी पर नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी आ गई? ब्रिटिश संसद। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने कंट्रोल कर दिया उस पर। केंद्र अपना केंद्र कौन हो जाएगा? ब्रिटिश संसद के माध्यम से। इस तरीके से अब अभी तक कानून से मतलब नहीं, उसका कानून अपना अपना बना, बस कंट्रोल कर दिया उसने। अब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कहां से हो जाएगा? 1833 में। अब कानून भी नहीं बना सकते वो, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके केंद्रीकरण में और कानून बनाने की शक्ति के केंद्रीकरण में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ये चीज इसको नोट कर लो। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, पहला पॉइंट, इसे सेंट हेलेना एक्ट, इसे सेंट हेलेना एक्ट, इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसमें मुक्त व्यापार को, इसमें मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हुए, इसमें मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हुए का व्यापारिक, एक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, इसमें मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हुए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कानून बनाने की शक्ति का, कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण किया गया। और मद्रास एवं बॉम्बे, और मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर जनरल, मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर जनरल से कानून बनाने, से कानून बनाने का अधिकार, गवर्नर बंगाल एवं नहीं, बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर के कानून बनाने का अधिकार वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, कहा गया। एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक, एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किसी साम्राज्य को अधिकृत किया गया, किया गया किसी को, कौन सा साम्राज्य था जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिला लिया था? मैसूर को किस आरोप में मिलाया था?
कुशासन कुशासन क्या होता है, ठीक है। तो बताया था कि अगर बाई चांस आपसे पूछा कुशासन का किसको मिलाया गया, तो अवध किसने, डलहौजी ने। अवध के अलावा जो दूसरा राज्य है वो कौन सा मिलाया गया था, मैसूर को मिलाया गया था। और मैसूर को जिस व्यक्ति ने मिलाया था वो व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस मैसूर के बारे में कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध हुए थे 4। और लास्ट में यहाँ पर जिस वंश का शासन स्थापित किया गया वंश कौन सा था, मैसूर में जिस वंश का शासन स्थापित किया गया, गोडियार वंश का शासन स्थापित कर दिया गया, ठीक। अगला पॉइंट लो उसके आगे, विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को, विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भेदभाव को समाप्त, सरकारी नौकरियों में भेदभाव को समाप्त करते हुए, भेदभाव को समाप्त करते हुए योग्यता को आधार, योग्यता को आधार बनाने की बात, योग्यता को आधार बनाने की बात कही गई, योग्यता को आधार बनाने की बात कही गई। अगला कंपनी का लाइसेंस, कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए, कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। इतनी चीज आपको 1833 के 4 अधिनियम में याद रखनी है। और एक चीज आप लोगों को बताएं, देखो जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने किया था कि ऑनलाइन आप लोग ले जूम पे क्लास पिछली बार कर रहे थे, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनके लिए एक ये करेंगे कि हम लोग इसे यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं डेली करेंगे, एक दिन में या दूसरे दिन हम लोग जूम पे उसकी एक ऑनलाइन क्लास भी किया करें। कोई डाउट रह जाए करे या मेंस के हिसाब से किसी तरीके का कोई डिस्कस करना है, कुछ भी करना है, तो वो सब हम लोग जूम पे कर देगा ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन उन्हीं के लिए रहेगा जो रेगुलर है, ठीक है। क्योंकि उसका फिर दिक्कत ये होगी, जैसे मान लीजिए कोई अगर रेगुलर नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पे कोई चीज करवाई, वही हम लोग ऑनलाइन करेंगे। तो जो रेगुलर नहीं आएगा, जब वो ऑनलाइन करेगा तो वो चीज उसको पढ़ने नहीं पड़ेगी, जब पढ़ने नहीं पड़ेगी तो फिर हम लोगों का जो है डिस्टर्ब होगा। तो उसी को, क्योंकि वो लोग हम ही लोग एक्सेस देते हैं, जैसे मान लिया हम लिंक शेयर कर दिया, तो अगर कोई उसको ज्वाइन करेगा तो उसी को एक्सेस मिलेगी जो कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। और जो कंटिन्यू नहीं आएंगे, रेगुलर नहीं है, बाई चांस कभी बार कोई छुट्टी होगी तो उसकी बात अलग है। अब पता लगे 15 दिन में ही एक बार आ रहा है, ठीक, तो उसको हमने पता लगे हमने उसको लिंक शेयर किया ग्रुप में और उसमें एक्सेस हमसे मांगा, हमने उसको एक्सेस दे दिया। अब पता लगे आज हम जो उसको पढ़ाया हमने और वही चीज हम जो है ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो अकेले उसको समझाने के चक्कर में बाकी जितने लोग सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उसी को एक्सेस मिलेगी जो कंटिन्यू आएगा। तो अगर ऑनलाइन का अगर फायदा उठाना है, ठीक, तो जो लोग आते रहे उनको ऑनलाइन का फायदा मिलेगा, ठीक। हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, तो जैसे पिछली बार किया था फ्री के, पिछली बार तो सेंटर था हम लोगों को फ्री में, ज्यादातर क्वेश्चन लोग डिवाइड को फ्री में करते थे। इस बार हम लोग फ्री के साथ साथ मेंस भी करेंगे, क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे, मेंस करेंगे, इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे। जो रिवीजन पुराना इस वाले कोई टॉपिक ऐसा होता है, जैसे मैंने दिक्कत है कि कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे सिलेबस में हमारे नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसे पढ़ने की इच्छा है कि ना ये चीज थोड़ी जानकारी मिल जाए, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर करेंगे तो समय भी ज्यादा जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरा जो सिलेबस में नहीं है उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसी अगर कोई क्यूरियोसिटी है, कोई जानने की इच्छा है, तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन फायदा उसी को मिलेगा और एक्सेस उसी को देंगे जो रेगुलर आएगा। जो रेगुलर नहीं है, क्योंकि हमें तो जानकारी है, इसमें आप लोग
तो जो भी लोग ग्रुप में हैं, सभी लोग ग्रुप में, तो जो लोग डेली आते हैं और पता है कि हाँ ये रेगुलर आ रहे हैं, तो उनको एक्सेस दिया करें, जो रेगुलर नहीं आएगा उसको एक्सेस नहीं करेंगे। ये चीज़ हम लोग ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे और अभी नहीं कल ये 2 दिन या 2-4 दिन में ये चीज़ हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हाँ जैसे पिछली बार करा था इसी तरीके से करेंगे। तो देखो 1833 का चार्टर नियम हमारे यहाँ पर कहोगे 1833 के चार्टर नियम के बाद कौन सा आ जाएगा 1853 का चार्टर। तो हम लोग के साथ में जो लोग आगे उन्हें भी ये चीज बता दें कि अगर डेली आओगे तो ऑनलाइन का भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऑफलाइन का भी बेनिफिट, तो उनको बुलाओ सबको, जितने लोग आते रहेंगे उनको फायदा मिलता है मोस्टली। तो अगला हमारा कौन सा देखो 1853 का चार्टर 1853 के चार्टर में देखो क्या क्या प्रावधान किया गया। देखो पहले सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था 1793 का चार्टर नियम। सबसे इसके बाद अगला चार्टर कौन सा आ गया 1813। फिर चार्टर कौन सा है 1833। इसके बाद चार्टर कौन सा है 1853। तो पहला पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है, ये अंतिम चार्टर है, इसके बाद कोई चार्टर नहीं आया। चार्टर का मतलब है कंपनी का लाइसेंस बढ़ाने के लिए एक्ट आता है, तो उनको क्या करते हैं उनको चार्टर कहते हैं। तो ये अंतिम चार्टर, आपसे पूछना है कि अंतिम चार्टर नियम कौन सा है, तो 1853 का चार्टर नियम अंतिम चार्टर था। इसके बाद 1873 में कोई चार्टर नहीं आया, ठीक है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा देते। तो पहली बात ये अंतिम चार्टर है। दूसरी बात इसके माध्यम से कंपनी को 20 वर्ष का लाइसेंस नहीं बढ़ाया जाता, इसमें बस कंपनी को एक प्रकार से ऐसी अनुमति देती है कि आप व्यापार करो, लेकिन किसकी जब तक क्राउन की इच्छा है, क्राउन की इच्छा था, मतलब अभी तक 20 वर्ष तक बढ़ा रहे थे, अब ये नहीं कर 20 वर्ष तक आराम से आप चलाओ यहाँ का शासन प्रणाली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक जब तक क्राउन की इच्छा है, क्राउन जब चाहेगा आपसे शासन बदलने को वापस दे देगा। ये बात कही कि पेपर के चार्टर देना। तो पहला पॉइंट ये कैसा चार्टर है अंतिम चार्टर, इसके इसकी किसके ऊपर इच्छा पर डिपेंड करता है क्राउन की इच्छा पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट इसी को कहा गया था 1853 के चार्टर में कि जब 1833 में कह दिया गया था कि योग्यता को आधार बनाएंगे, तो योग्यता मापेगी कैसे भाई, कैसे करके डिसाइड करेंगे कोई व्यक्ति योग्य है या जैसे मान लिया ऐसे समझो आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, हम मान लिया अंग्रेज है, तो अंग्रेजों के दिमाग में तो पहले ही ये चीज क्लियर है कि भारतीय कैसे हैं असभ्य हैं और अंग्रेज कैसे हैं सभ्य। ये कॉन्सेप्ट चलता था, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते थे व्हाइट मैन बर्डन, श्वेत नस्ल के भार का सिद्धांत। जो व्हाइट मैन है अंग्रेज व्हाइट मैन, हम लोग कैसे लोग ब्लैक, हम सभी ब्लैक हैं, ठीक है। तो भारतीय कैसे हैं, भारतीय को असभ्य काला कहते थे और अंग्रेज कैसे होते थे गोरे लोग कहे जाते थे। तो इनमें कॉन्सेप्ट चलता था व्हाइट मैन बर्डन, कि जो व्हाइट मैन है इन पर एक बर्डन है, एक बोझ डाला गया है ईश्वर के द्वारा। हम ऐसा नहीं कि हमने खुद ही बोझ ले लिया हो, ईश्वर के द्वारा हम पे ऐसा बोझ डाला गया है कि तुमको क्या करना है, जो ब्लैक लोग हैं असभ्य लोग हैं इनको क्या करना है, इनको सभ्य बनाना है, ठीक है। ये अंग्रेज अपने आप कॉन्सेप्ट लेके चलते थे कि बस ऊपर वाले ने हमको इसीलिए यहाँ पे भेजा है कि जितने भी भारतीय लोग हैं ये चूंकि असभ्य लोग हैं, इन असभ्य लोगों को क्या करना है सभ्य बनाना है, ये हम पे बर्डन है। तो जब उनकी नजर में पहले से ही ये है कि भारतीय कैसे होते हैं असभ्य होते हैं, तो असभ्य व्यक्ति को ये योग्य मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। तो जैसे मान लिया हम अंग्रेज हैं, हमारे दिमाग में पहले से ही है कि हाँ ये जो इधर भारतीय बैठे हुए हैं ये असभ्य हैं, इधर अंग्रेज बैठे हुए हैं ये सभ्य हैं, ये हमारे दिमाग पहले से ही। तो हमसे कहा जाए कि चल इन सब लोगों को बताओ योग्य कौन होगा, तो चूंकि हम पहले से ही पूर्वाग्रह लेके चल रहे हैं कि ये लोग सभ्य हैं तो ये लोग योग्य होंगे, ये लोग असभ्य तो ये योग्य नहीं होंगे, पहले से ही पूर्वाग्रह है। लेकिन अगर इन दोनों लोगों के बीच अगर योग्यता डिसाइड करने का हमको मौका मिल जाए तब हमारा विवेकाधिकार यहाँ पे नहीं रह जाएगा। ऐसे ही तो विवेकाधिकार दे दिया, बताओ इतने लोगों में से कौन सी योग्य, तो हम बोलेंगे ये सब अंग्रेज बैठे हुए हैं ये सब योग्य हैं और ये सब भारतीय ये सब अयोग्य हैं, सब टाइप के लोग, ठीक। तो योग्यता पैमाना, योग्यता का कोई ना कोई पैमाना तो हो, तो पैमाना क्या होगा, पैमाना के लिए होगा ये कॉम्पिटिशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा। क्योंकि हमने ऐसे में मान लिया कि हमने इतना इतिहास पढ़ाया है, ये जो अंग्रेज बैठे हुए लोगों के दिमाग में जल्दी फंस जाता है, ये भारतीय बैठे इनके दिमाग में देर में फंसता है, तो ये योग्य हो गए और ये अयोग्य का ऐसे ही मान लिया जाए। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ठीक है एक टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट में लिया सबका टेस्ट ले लेते हैं, पता चल जाएगा किसने ध्यान से पढ़ा किसने ध्यान से नहीं पढ़ा। प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षा का कॉन्सेप्ट में आ जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम। अब परीक्षा करानी कैसे करते हैं, जैसे ही प्रतियोगी परीक्षा का कॉन्सेप्ट आएगा अब भारतीय इस प्रतियोगी परीक्षा को देने लगेंगे और कुछ लोग आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके चले जाएंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को आए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस की परीक्षा क्रॉस की थी क्योंकि अब भारतीय भी इस परीक्षा में बैठ गए थे। हालांकि इस समय की परीक्षा बहुत ही बहुत टफ थी, भारत की परीक्षा नहीं होती है, लंदन में परीक्षा होती है, भारत की परीक्षा 1920-21 के बाद होना स्टार्ट हुई थी, इलाहाबाद पहली बार दी जाएगी। तो लंदन में परीक्षा होती है, सब विदेशी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं नहीं है, और चूंकि भारतीयों के लिए कह तो दिया गया कि
सब लोग जो योग्य होंगे उनको हम लोग नौकरी देंगे, लेकिन कोशिश ये रहती थी कि भारतीयों को इस नौकरी से दूर रखा जाए, क्योंकि इसको स्टील फ्रेम कहते थे। जो आईसीएस की परीक्षा होती है इसको अंग्रेजी साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहते थे, इसी पे अंग्रेजी साम्राज्य टिका हुआ है। तो ऐसे भारतीयों को इससे ज्यादा एंट्री ना मिले, तो इसके लिए चूंकि प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो परीक्षा को क्वालिफाई कर ली तो नौकरी देनी पड़ेगी। पैसा करते ब्रेक लगाते हैं ये लोग आगे ना आ पाए, तो ब्रेक लगाने के लिए जो मैक्सिमम एज होती थी, इस मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट बहुत कम रखा जाता था। फिर लॉर्ड लिटन के समय इस आईसीएस की परीक्षा के लिए मैक्सिमम एज की कितनी कर दी गई थी? 19 वर्ष, कि 19 वर्ष के हो तब तक आईसीएस के लिए एलिजिबल हो, 19 से ऊपर निकल गए तो आईसीएस के लिए एलिजिबल नहीं रहे। आज मिनिमम होती है 21 वर्ष, उस मैक्सिमम आप 19 वर्ष की आयु तक भारत का बच्चा विदेश में जाके इतनी सब भाषाएं सीखे और लंदन में जाके पेपर देके आए और एग्जाम क्वालिफाई करे। सोचो आज की परीक्षा कितना कठिन कार्य था उस समय की आईसीएस परीक्षा को क्वालिफाई करना। अभी कुछ लोगों ने किया, उनमें ये कि सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, एक बिहारी लाल गुप्ता वगैरह सब लोग इसी में शामिल थे। तो इन लोगों ने आईसीएस परीक्षा को क्वालिफाई किया था जब 1853 के बाद यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा करानी शुरू कर दी। हम लोग लॉर्ड रिपन के समय का पूरा इतिहास पढ़ेंगे कैसे कैसे करके। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है 1853 में पहली बात अंतिम 4 नंबर है, दूसरी बात क्राउन की इच्छा तक अब उसका लाइसेंस निर्भर करता है, तीसरी बात इसमें प्रतियोगी परीक्षा का कॉन्सेप्ट निर्धारित किया गया था कि अब नौकरियों में आधार क्या होगा? प्रतियोगी परीक्षा। हालांकि भारत में भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं, लंदन में प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। ये हमारा कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। अब चूंकि कह रखा है कि क्राउन की इच्छा तक शासन यहाँ पे कंपनी का चलाएगा, बस अब क्राउन को मौका मिले कोई सा और जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ से इसका शासन कर दिया जाएगा। तब मौका कब मिल जाएगा? 1857 में। 1857 का हो जाएगा एक विद्रोह हो जाएगा। तो अब ब्रिटिश क्राउन को मिल गया मौका। ब्रिटिश क्राउन को इसी सोच रहा था कि कैसे भी करके भारत पर नियंत्रण करें, लेकिन नियंत्रण करने का मौका नहीं मिला था। 1857 में विद्रोह हो गया और कंपनी इसका देखो हमने सबसे पहले क्या रखा था कि भाई जब तक हमारी इच्छा है तब तक शासन देंगे। अब ऐसा है अब तुम शासन खत्म करो और शासन किसको दे दो? ब्रिटिश क्राउन को दे दो। 1858 का नियम आएगा और कंपनी से सत्ता लेकर किसको दे दी जाएगी? ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाएगी। बस ये चीज हम बताएंगे, इसको नोट कर लो। ये डालो उसका क्या? 1853 का चार्टर अधिनियम। ये डालो 1853 का चार्टर अधिनियम। पहला पॉइंट ये अंतिम चार्टर था, ये अंतिम चार्टर था। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन एवं लाइसेंस, कंपनी का शासन एवं लाइसेंस क्राउन की इच्छा पर, क्राउन की इच्छा पर, क्राउन का मतलब होगा वहां के शासक होते थे ब्रिटेन के, क्राउन की इच्छा पर निर्भर कर दिया गया, निर्भर कर दिया गया। क्राउन का मतलब सिर्फ मुकुट, वहां के जो शासक होते थे उनकी उपाधि होती थी क्राउन। ठीक है, जो चाहे महाराजा हो चाहे महारानी हो, सबके लिए सब यूज किया जाता कौन सा था? क्राउन। तो ब्रिटेन का क्राउन मतलब है वहां का शासक, जैसे हमारे होते थे बादशाह, सुल्तान ऐसे होते थे, ऐसे भी वहां के शासक को क्या कहते थे? क्राउन कहते थे। तो क्राउन की इच्छा पर निर्भर कर दिया गया। अगला पॉइंट, एक प्रतियोगी परीक्षा, एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आईसीएस में नियुक्तियां, आईसीएस में नियुक्तियां की जाएंगी, आईसीएस में नियुक्तियां की जाएंगी। भारत में आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इस इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। गवर्नर जनरल था, इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में आईसीएस की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इसको भारत में आईसीएस का जनक कहा जाता है। भारत में आईसीएस के जनक मुझे कौन जगह? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम इससे पहले कभी आया? आया क्या? नहीं आया क्या? कहाँ पे आया लॉर्ड कॉर्नवालिस? कहाँ पे?
तो आईसीएस के लिए ना ये स्थायी बंदोबस्त की जगह कौन हो जाएंगे, लाड़ी कार्यपालिक हो जाएंगे। एक बार रिपीट करके बता दो, चाहे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लागू थी? 19%। कौन कौन से क्षेत्र लागू थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक और एक और है बनारस। इन क्षेत्रों पर लागू थी। भूमि का स्वामी किसको बनाया गया था? जमींदार को। कब लागू की गई? क्वेश्चन आया इसमें, कब लागू की गई? 1717 में लागू की गई थी। और बताओ इसमें भूमि राजस्व की राशि किसने निर्धारित की गई थी? फिक्स थी, वो तो जमींदार की लेती है। वैसे राजस्व की राशि कितनी है? फिक्स है। इससे संबंधित दो कॉन्सेप्ट, सूर्यास्त कानून और सूर्यास्त और अनुपस्थित जमींदारी। अनुपस्थित जमींदारी में क्या होता था? अनुपस्थित जमींदारी होता क्या था? जमींदार चला जाएगा अपने अपने वसूल कर ले जाएगा, बीच में दूसरे जमींदार को नियुक्त कर देगा, अपने आप जाकर वसूल कर दो। तो इस बीच में कई जमींदार आ जाते हैं, उनको क्या करे? आप चलती बैकग्राउंड यानी कि अनुपस्थित जमींदारी। मुझे एक रैयतवाड़ी का कौन जनक था? रैयतवाड़ी कर्नल रीड ने सबसे पहले रैयतवाड़ी को लागू किया था। कहाँ? क्षेत्र बताओ। 12 में। और इसके बाद दो लोग और थे मद्रास में। कौन? मद्रास में कौन था? मद्रास को लिखते था, इसने लागू किया था मद्रास। बॉम्बे में लागू किया था। मद्रास में थॉमस मुनरो था। देखो सबसे पहले कर्नल रीड, फिर पूरे मद्रास में लागू किया मुनरो के द्वारा। मासे मुनरो, मासे मद्रास, ऐसे करके लागू किया। और पूरे बॉम्बे में किसने लागू किया था? एल्फिंस्टन ने लागू किया था। मद्रास और बॉम्बे में लागू था। कितने प्रतिशत एरिया पर लागू था? 51। कितना? इसमें भूमि राजस्व की राशि कैसी थी? परिवर्तनशील हो सकती थी। और इसमें भूमि का स्वामी किसको बनाया गया था? रैयत मतलब किसान बनाया गया। महलवाड़ी होगा, महलवाड़ी की जगह कौन है? हार्ट में कितनी कहाँ लागू की गई थी? मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लागू की। कितने प्रतिशत? 30%। भूमि किसको? भूमि का स्वामी कौन है? मुखिया, गांव का मुखिया हो जाएगा। और इसमें भूमि राजस्व की राशि कैसी है? 22 पर करता है। ठीक है, तो ऐसे करके तीनों। तो आईसीएस का जगह में पूछा कौन हो जाएगा? लाड़ी कार्यपालिक हो जाएगा। और उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा कौन से हो जाएगा? 1853 के चार्टर अधिनियम। तो 4 पॉइंट है रिलेटेड लिख लेना कि भारत में आईसीएस का जनक लाड़ी कार्यपालिक को माना जाता है। भारत में आईसीएस का जनक लाड़ी कार्यपालिक को माना जाता है। यही इसकी मृत्यु थी, गाजीपुर में इसको दफनाया गया था। भारत में आईसीएस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे कौन से में 1853 के चार्टर अधिनियम में। अब लास्ट ईयर का कब आ जाएगा? ये कौन सा है? 1858 का अधिनियम। अब देखो 1858 के अधिनियम को लाने का मुख्य कारण कौन सा है? केवल और केवल 1857 का विद्रोह। ठीक है, जैसे ऐसा हुआ है 1857 का विद्रोह हो गया है और 1857 के विद्रोह के बाद वो लोग यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि भारत में नियंत्रण किसका हो जाए? ब्रिटिश संसद का हो जाए। तो इसके लिए एक्ट लाया जाएगा। वो एक्ट कौन सा है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला प्रावधान इसमें किया गया था 1858 के के दौरान कि अभी तक भारत में शासन किसका चलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर किसको दे दी गई है? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, बस सबसे मेन सबसे बड़ा चीज कौन सा किया गया था 1858 के दिन से कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता लेकर किसको दे दी गई है? ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई है। अब अभी तक क्या चलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति भारत में कौन है? गवर्नर जनरल। ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भारत में। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से शासन चलाता है। अब क्योंकि भारत में शासन किसका हो गया है? क्राउन का हो गया है। तो अभी तक अगर किसी व्यक्ति से कहें कि हाँ गवर्नर जनरल, तो तुरंत उसके माइंड में क्या जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी, वो भी प्राइवेट कर्मचारी। ये सबके दिमाग में जाके तो अब इसको फीलिंग नहीं आ रही वो वाले कि हम क्राउन के प्रतिनिधि हो गए। अभी तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि है, अब सरकारी आदमी हो गया, क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। तो ये कह रहा है कि काम तो करेंगे भारत में तुम्हारे देते, लेकिन भाई नाम बदलो ताकि थोड़ी सी फीलिंग आए कि हाँ अब किसके कंपनी के कर्मचारी नहीं है, किसके? सम्राट के कर्मचारी हैं। तो गवर्नर जनरल के स्थान पर नाम परिवर्तन करके कौन सा बनाया गया? वायसराय। ठीक है, हालांकि था इस समय कौन? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था और इसी लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया था भारत का पहला वायसराय। तो बनाया यही व्यक्ति गया, लेकिन चूंकि मजा नहीं आएगा ऐसे करके, क्या मैंने प्राइवेट आदमी अब सरकारी हो गए तो कम से कम लोगों को पता लगे, जो पूछे वायसराय कौन होता है? सम्राट का प्रतिनिधि होता है, ये बोला जाए। ऐसे करके पूछे गवर्नर, अच्छा कंपनी के प्राइवेट आदमी है कोई बात नहीं, थोड़ी सी फीलिंग आए सरकारी वाली।
तो गवर्नर जनरल के स्थान पर पद कौन सा बनाया गया? वायसराय। आपसे क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। और दूसरी बात, अभी तक भारत में गवर्नर जनरल को मदद देने के लिए, इसका कंट्रोल रखने के लिए दो संस्थाएं काम करती थी। एक संस्था कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और एक दूसरी संस्था कौन सी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दो संस्थाएं काम करती थी। ये दोनों संस्थाएं ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का कार्य करती हैं, क्योंकि अब नियंत्रण किसका हो गया है? क्राउन का हो गया। तो इन दोनों संस्थाओं को खत्म कर दिया गया और इनकी जगह पर एक पदाधिकारी बनाया गया था। इस पदाधिकारी का नाम था भारत सचिव। ये ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, इससे पहले भी नाम आया, पूछेंगे क्या कब आया था। एक पद बनाया गया था भारत सचिव का पद, और इसको सहायता देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। और इस 15 सदस्यीय परिषद और भारत सचिव का पूरा खर्चा जो है वो कहां से लिया जाता था? वो भारतीय खजाने से लिया जाता था। आप बताओ इससे पहले इसका नाम आया था? धन निकासी। ठीक है, यही माध्यम हो जाएगा भारत धन की निकासी, क्योंकि भारत सचिव कौन है? ब्रिटेन का मंत्री है। ठीक है, ये ब्रिटेन का मंत्री है, ये सब उसके अधिकारी कर्मचारी हैं। तो ये ब्रिटेन का मंत्री, तो इसको खर्चा किसको देना चाहिए? ब्रिटेन को देना चाहिए। लेकिन खर्चा कहां से लिया जा रहा है? भारतीय खजाने से लिया जा रहा है। तो हमारी जेब से धन की निकासी हो गई। अब ये चीजें तो आपको याद रखनी। पहला पॉइंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेके किसको दे देगी? क्राउन को दे देगी। गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। पहला वायसराय कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी। आपसे क्वेश्चन आए पहला भारत सचिव किसको बनाया गया था? जो उससे बनाया गया था 1858 में, तो पहला भारत सचिव कौन है? इसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। ये हो जाएगा पहला भारत सचिव। बाई चांस हमसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता के समय भारत का भारत सचिव कौन था, यानी कि अंतिम भारत सचिव, जब 1947 में भारत आजाद हो रहा है, उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय भारत सचिव किसको बनाया गया था, अंतिम भारत सचिव कौन था, तो किसको लगाना है? तो आपको नाम जानना है विलियम गेयर। विलियम गेयर ये अंतिम भारत सचिव। ठीक है, 1947 में भारत को आजादी मिल रही है, उस समय भारत सचिव के पद पे कौन है? विलियम गेयर। और जब ये एक्ट लाया गया तब पहले किसको बनाया गया था? लॉर्ड स्टैनली। और इसी के बाद भारत में भारत सचिव का पद कर दिया जाएगा समाप्त। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। जैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके इस भारत सचिव का पद बनाया गया, तो जो दोहरी शासन पद्धति स्थापित की गई थी 1784 के क्विट इंडिया एक्ट के द्वारा, उस दोहरी शासन पद्धति को कर दिया गया समाप्त। अभी हम लोगों ने कल देखा था परसों कि 3 प्रकार के दोहरी शासन पद्धति देखी थी। कब कब आए थे? ये दोहरी शासन पद्धति आई थी हमारी 1765 में, जब हमारी इलाहाबाद की संधि हुई थी तब। और ये कब तक लागू की गई थी? 1772। ठीक है, ये केवल दो शासन हो जाएगा। इसके अलावा अगला हमने एक दो शासन देखा था, ये देखा था 1784 के क्विट इंडिया एक्ट से लेकर और 1858 के इस भारत सरकार अधिनियम तक आ गया। और एक तीसरा हम लोगों ने कब देखा था? उसी दिन 1919 के अधिनियम से 1935 के अधिनियम तक। ठीक है, ये 3 प्रकार के दो शासन देखे। अब जो विषय मैं वो बता दो, जो तीसरा प्रकार का द्वैध शासन है 1919 से 1935 का द्वैध शासन, ये क्या है? प्रांतों में दो शासन। क्या है प्रांतों में दो शासन? पता था क्या था प्रांतों में दो शासन? चुनाव करवाया गया, चुनाव का कैसे करेंगे? थोड़ा सा कुछ पहुंचे सही जगह को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और किसी को ध्यान। अच्छा, ध्यान देना थोड़ा सा। शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्री भारतीय था, विदेश मंत्री अंग्रेज को बना दिया गया था, पैसा दे रहा है विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और वित्त मंत्री पैसा ही नहीं दे रहे हैं। भारत का कोई भी वर्कर था, ऐसे विधायक नहीं मान लीजिए सर, आप एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक विधायक है तो बाकी जनता ने उसने कहा था कि हमें तो हमारे वाला एग्जांपल सरकार चलो हमारी आप विधायक ने अपने वित्त मंत्री जो उसका परिषद था जो गाँव वाला, उनसे अपनी बात रखी थी, तो वो उनकी मर्जी थी कि हम देंगे तो हम निकाल करेंगे। सही है, सही है, थोड़ा सा गलत हो गया। जो विधायक है वो मंत्री है। मतलब ये है कि शासन पद्धति में, इस दो शासन पद्धति में राज्य सूची के जितने भी विषय थे उन सभी विषयों को 2 हिस्सों बांट दिया गया था। आरक्षित, हस्तांतरित। आरक्षित विषय किसके पास होते थे? अंग्रेज मंत्री के
पास, और हस्तांतरित किसके पास होते थे? भारतीय मंत्री के पास। आरक्षित विषय बढ़िया मंत्रालय होते थे, हस्तांतरित विषय बेकार वाले होते थे, जो आरक्षित पर किसी ना किसी तरीके से निर्भर होते थे। जैसे आरक्षित विषय कैसा हो गया? वित्त मंत्रालय, जो भी काम करेंगे किससे? पैसा तो चाहिए ही चाहिए, चाहे सड़क मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय, सबको पैसा कौन देगा? वित्त मंत्रालय देगा। तो वित्त मंत्रालय कैसा है? वो आरक्षित है। शिक्षा विभाग कैसा हो गया? वो हस्तांतरित हो गया। शिक्षा मंत्री कौन है? भारतीय मंत्री है। अब स्कूल खोलना है, पैसा कौन देगा? पैसा वित्त मंत्री देगा। तो वित्त मंत्री पैसा ही दे। तो बदनामी किसकी होगी? जो मंत्री जी बने घूम रहे हैं गांव में, स्कूल नहीं खुलवा पाए, ठीक है, जबकि वो बेचारे खुलवाने में सक्षम नहीं है, तो वो खुद ही दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। तो दिखने के लिए किसका शासन है? भारतीय मंत्री का, लेकिन रियल में किसका शासन है? अंग्रेज मंत्री का। इसी को नाम क्या दे दिया गया? द्वैध शासन, ठीक है। इस तरीके से 1784 से एक्ट वाला नहीं बता दें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोड डायरेक्टर 1765 से 72 वाला बंगाल में द्वैध शासन। हां क्या था? और जमींदारी वाला कॉन्सेप्ट था। हां, इस तरह की कर दिया था, लेकिन कमांड विज्ञान में टैक्स वगैरह जमींदार ने मतलब वसूल थे, भारतीय थे, लेकिन रियल में वसूलवाने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक, इसको बोला गया बंगाल का द्वैध शासन। तो 1858 का जब अधिनियम आया तो पहला पॉइंट इससे जो चीज ध्यान रखनी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेके किसको दे दिया गया? क्राउन को। गवर्नर जनरल के स्थान पे कौन सा पद बनाया गया? वायसराय। केनिंग को बनाया गया था भारत का पहला वायसराय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया, इसकी जगह पे किसका पद बनाया गया? भारत सचिव, उसकी 15 सदस्यीय परिषद। पहला भारत सचिव पूछा कौन है? लॉर्ड स्टैनली। अंतिम भारत सचिव पूछा कौन हो जाएगा? विलियम हेयर। जब 1947 भारत आजाद हो रहा है, इस समय नहीं है, ठीक है, जब भारत आजाद हो रहा है तब अंतिम भारत सचिव को बनाया गया विलियम हेयर। इसी के साथ भारत से इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट से स्थापित किया गया, ये खत्म हो गया। इसी एक्ट में एक बात और कही गई थी कि भारत में विलय एवं विस्तार की नीति, विलय एवं विस्तार की नीति को छोड़ दिया जाएगा। बौद्ध निषेध नीति जो लागू की गई उसको खारिज कर दिया गया था, नहीं अब कोई विलय नहीं करेंगे, अब विलय करने में कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। पूरे भारत का विलय कर चुके थे लगभग, कुछ बचा ही नहीं था इस समय तक। फिर भी भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कह दिया गया कि अब विलय और विस्तार की नीति का भारत में फॉलो नहीं किया जाए, उसको छोड़ दिया है। कितने कॉन्सेप्ट 1858 के अधिनियम में आ रहे हैं, ठीक, इसको नोट करो। इंडियन हाउस का 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम क्या चीज? ये वाला क्वेश्चन आया था आपने कौन सा वाला? ये विलय और विस्तार की नीति। हां, कहां है? राम जहां नीति के इतना पता आया था। हां, तो ये ऐसे करके कौन सा बोले कि ये वाली नीति कौन से कही दी गई, ये क्या हो गई? इसका विस्तार नहीं पता था, उसके कारण ये क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा, हां, तो ऐसे करके क्वेश्चन आया, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं, क्या होता है इसी का, ठीक है। नोट कर लो, 1858 का पूरा लिखो, भारत सरकार ने जो चाहे कुछ भी 1858 का भारत सरकार ने जो चाहे 1858 का अधिनियम जो ये गई है ये वही है। चार्टर खत्म हो गया, चार्टर 53 तक है, 53 के बाद कोई चार्टर नहीं है, ठीक है। चार्टर उसमें कह दिया गया था कंपनी को अवैधान दिया जाता है केवल जब तक ब्रिटिश क्राउन की इच्छा है तब तक। पहले 20 वर्ष के लिए लाइसेंस देते हैं, 20 वर्ष का लाइसेंस देगा। तो अंतिम चार्टर पूछा जाए तो 1853 का चार्टर हो जाएगा, और इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आ जाएगा। अब क्राउन का शासन हो जाएगा, कंपनी का शासन हो जाएगा, ठीक। नोट कर लो पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, हाँ ब्रिटिश को सौंप दिया गया, हैंड ओवर, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल के स्थान पर, गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के वायसराय का पद बनाया गया, भारत के वायसराय का पद बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग को
भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर भारत सचिव एवं उसकी 15 सदस्यीय परिषद भारत सचिव एवं उसकी 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। अगला पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली। पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया। यही पे लिख लो भारत की स्वतंत्रता के समय अंतिम भारत सचिव विलियम हेयर को बनाया गया था। ये ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, ठीक है, और उसके मंत्री के माध्यम से यहाँ का शासन चलाया जाता था। किसके माध्यम से? ये किसको जो कंट्रोल करेगा? वायसराय, और वायसराय भारत का शासन चलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट। इसी के साथ भारत में 1784 से चल रही दोहरी शासन पद्धति, इसी के साथ भारत में 1784 से चल रही दोहरी शासन पद्धति समाप्त हो गई। भारत में विलय एवं विस्तार की नीति का त्याग कर दिया गया। ठीक है, ये हमारे कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास है। जितने भी एक्ट हमारे कंपनी के अधीन आए वो सब है। अब इसके बाद जो भी एक्ट लाए जाएंगे वो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लाए जाएंगे। तो अभी यही टॉपिक हमारा सबसे नोट किया है, वो हम बाद में देखेंगे। जब इसके बाद जैसे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, फिर 1892 का एक्ट आएगा, 1909 का पार्लियामेंट सुधार आएगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर 1935 का, ये सब हमारे एक्ट आएंगे, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो अभी कंपनी के दिन जो भारत का संवैधानिक विकास 1857 के इतिहास तक का, वहां तक का हम देखेंगे। ठीक, अब देखो जो भी हमारे एक्ट अभी तक आए हैं इनको अगर बहुत शॉर्ट में स्टार्टिंग से लोग एक बार देखें तो पहला सबसे पहले कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से प्रावधान? पहला प्रावधान सुप्रीम कोर्ट एक्ट, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की बात की गई थी। इसके अलावा भारत ये जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित
किया गया था। एडिजा इन पे बुकिनेसिस 3 होते, चैम्बर्स, लिवेस्टर, हाइट 3 हमारे हो जाएंगे अन्य। इसको बनाया गया था 1774 में, 73 में घोषित, 1774 बन गया। गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई जाएगी। 4 सदस्यों के नाम जाने को क्लेविंग, मानसन, फ्रांसिस, बार्गर, ये 4 लोग हैं जो गवर्नर जनरल को सहायता देंगे। ये हमारा इसमें हो गया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट वाली समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा, कार्यक्षेत्र डिसाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाएगा और जो गवर्नर जनरल है उस गवर्नर जनरल को नियुक्त करने की जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की। लेकिन हटाएगा कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सिफारिश पर ब्रिटिश संसद। इस तरीके से और कहा गया था इसी 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो क्या करेगा, वो राजनीतिक मामले देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले देखेगा। 1784 के बाद आ जाएगा 1793 का चार्टर ने 20 साल के लिए लाइसेंस बढ़ा दिया जाएगा। फिर 1813 मुक्त व्यापार की नीति, 2 चीजों को छोड़ दिया जाएगा, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। इसको छोड़ दो, बाकी मामलों में व्यापारी के अधिकार खत्म। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में अंग्रेजी सामान का खरीदार कर तो तैयार हो, उसके लिए क्या करेंगे, अंग्रेजी पढ़ा लिखा पर जो व्यक्ति है तो उसके लिए करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए बजट आवंटित कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। लेकिन वो बजट खर्च नहीं हो पाएगा, ये विवाद हो जाएगा। उस विवाद का नाम कौन सा, आंग्ल प्राच्य विवाद। इस आंग्ल प्राच्य विवाद जो 1813 के एक्ट से शुरू होगा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब इसका समाधान प्रस्तुत कर दिया जाएगा, कब 1835 में लॉर्ड मेकाले के द्वारा इसका समाधान प्रस्तुत कर दिया जाएगा और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा और देखिए 13 के बाद अगला आ जाएगा 1833 का चार्टर। 33 में क्या किया जाएगा, 20 वर्ष के लिए लाइसेंस फिर से बढ़ा दिया जाएगा। व्यापारी का अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। एक विधि सदस्य जोड़ दिया जाएगा। ठीक, इतने कॉन्सेप्ट हमारे 1833 में। ये अगर भूल गए हो तो ध्यान रखना, दिखाएंगे सारे। ठीक, 33 का 33 का 20 साल तक हो जाएंगे। 1853 योग्यता को कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे 33 वाले 20 साल हो जाएगा 1853 में। तो 53 में जब 20 साल हो जाएंगे तो अब कहा जाएगा चार्टर नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं बढ़ाया जाएगा, बस जब तक क्राउन की इच्छा तब तक आराम से यहाँ पे व्यापार वाणिज्य करो। 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, क्राउन की इच्छा पर निर्भर कर दिया जाएगा। परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा का कॉन्सेप्ट किया जाएगा ताकि हम लोग योग्यता का पैमाना बढ़ा सके। ये हो जाएगा। फिर 1858 का अधिनियम आ जाएगा, शासन समाप्त कर दिया जाएगा। शासन किसके पास आ जाएगा, क्राउन के पास आ जाएगा। गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद बनाया जाएगा। पहला वायसराय कौन हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोटा डायरेक्टर को खत्म कर दिया जाएगा। कौन बना दिया जाएगा, भारत सचिव 15 सदस्यीय काउंसिल। पहला भारत सचिव पूछा जाए लॉर्ड स्माइली, अंतिम पूछा जाए विलियम हेयर। इन दोनों को जो भी वेतन भत्ता दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, भारतीय खजाने से। और यही हो जाएगा भारत से धन की निकासी। बस इतना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ कि जब ये जो वेतन दिया जाता है, हम लोग देखा अलग अलग तरीके के सोर्स पढ़े हैं, सोर्स पढ़े हैं, उनमें कौन से सोर्स के अंतर्गत ये वाला आता है भारत सचिव उसके वेतन भत्ते, किस टाइप का पे है यहाँ? नहीं, जैसे जो खर्चा दिया जाता है वो देखा जब सोर्स पढ़े थे कि कौन कौन से सोर्स के माध्यम से धन व्यय हो रहा था, उसी में से अलग अलग टाइप के सोर्स आते हैं ना। होम चार्जेस आए ना, ग्रेवे आए थे, तो ये कौन से व्यय है, ये होम चार्जेस है, ब्रिटेन में खर्च किए जा रहे हैं। तो जो ब्रिटेन में खर्च किए जाएंगे उन्हीं को लोग क्या बोलते थे, होम चार्जेस बोलते थे। तो भारत सचिव उसकी 15 सदस्यीय परिषद में वेतन दिया जाता है, तो धन की निकासी हो रही है, वो धन की निकासी उस सोर्स को क्या करते हैं, होम चार्जेस, वहां पर जो पैसा खर्च होता है। तो ये हो जाएगा। दोहरी शासन पद्धति से समाप्त हो जाएगी और विलय विस्तार की नीति का भारत में कर दिया जाएगा। ठीक, कितनी चीजें आपको 1858 के एक्ट में ध्यान रखनी है। बस इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आ जाता है लास्ट इस वाले में, भारत में अकाल नीति अंग्रेजों की। मैं इसका टॉपिक है समझना, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं। अकाल के जो हमारे आयोग वगैरह बने हैं उसमें आपसे क्वेश्चन फ्री में बनता है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि क्या भारत में अकाल नीति। ये क्वेश्चन लिखो जरा पहले, ये क्वेश्चन लिखो, बोले देखो क्वेश्चन लिखो। भारत में अकाल, भारत में अकाल प्राचीन भारत से ही पढ़ते थे। भारत में अकाल प्राचीन भारत से ही पढ़ते थे। किंतु ब्रिटिश भारत के, किंतु ब्रिटिश
भारत के अकालों का, किंतु ब्रिटिश भारत के अकालों का स्वरूप नेचर, किंतु ब्रिटिश भारत के अकालों का स्वरूप उन अकालों से अलग था, उन अकालों से अलग था। चर्चा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का लिखना है आपको, तो कनेक्ट कहां से करना है, एंशिएंट से करना है। क्वेश्चन में मैंने बोला है कि भारत में अकाल एंशिएंट काल से ही पढ़ते थे, लेकिन जो ब्रिटिश काल के अकाल थे उनका नेचर एंशिएंट से अलग था। अब आपको लेके कैसे चलना है, पहले थोड़ा सा आपको इसकी भूमिका बनानी है, क्योंकि सेंटर तो ब्रिटिश भारत में रहना है, लेकिन जोड़ना कहां से है, एंशिएंट से जोड़ना है। एंशिएंट से कहते हैं कि भारत में प्राचीन काल में अकाल पढ़ते थे। एग्जांपल आपको बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पढ़ा। हालांकि मेगास्थनीज क्या कहता है, मेगास्थनीज कहता है भारत में अकाल नहीं पढ़ते, बस यही चीज नेचर चेंज होता है। तो इसी को कनेक्ट कहां से करेंगे, आधुनिक भारत से। यहाँ पे अकाल अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही भारत में अकाल पड़ा, तो अकाल तो भारत में पढ़ते ही पढ़ते थे। और इसके अलावा अगर देखें थोड़ा सा मध्यकाल में कहा जाए तो एक शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में टैक्स बढ़ाया गया था, जो नहीं अगर बताओ तो बता देते। मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक था, तो इसके समय जो अवध वाला क्षेत्र दोआब यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसको पागल सुल्तान कहते हैं। इसलिए पागल सुल्तान कहते हैं क्योंकि ये जो भी पॉलिसी लेके आया सब पॉलिसी फेल हो गई, इसकी कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि जमीनी हकीकत इसको नहीं पता थी। ठीक है, इसको जो जैसे इसके अधिकारी बता देते थे उसी तरीके से काम करने का। तो इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय वो हमारा अवध वाले क्षेत्र में यहाँ पर अकाल मतलब टैक्स बढ़ाया गया कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस समय टैक्स बढ़ाया गया उस समय यहाँ पे अकाल बढ़ा हुआ है, तो लोगों ने बढ़ा हुआ टैक्स देने की अपेक्षा मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब इसके समय में भारत में अकाल पड़ा। ठीक है, तो अकाल तो हमेशा से भारत में पढ़ते चले आएंगे। अब उसका हल्का सा कारण बता दो कि इन अकालों के पढ़ने का कारण क्या था। इन अकालों के पढ़ने का कारण ये है कि भारत की कृषि हमेशा से कैसी रही है, मानसून आधारित है। हमेशा से मानसून, आज भी मानसून आधारित कृषि, तो भारत में हमेशा से मानसून आधारित कृषि रही है, इसलिए भारत में अकाल पढ़ते चले आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी अकाल पड़ा था और मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी अकाल पड़ा था। लेकिन अब इसको बताओ कि अंग्रेजों के समय अकाल पड़े, अंग्रेजों के समय भी कई बार अकाल पड़े। ओडिशा का अकाल, बंगाल का अकाल, पूरे भारत में अकाल पड़ते थे। एक दो अकाल कैसे करके एग्जाम्पल को फिर बताओ कि ये अकाल इस अकाल से किस प्रकार से अलग थे। अब इसमें अकाल अंग्रेजों के समय पड़ने वाले अकाल का नेचर बताओ, क्यों, क्योंकि ये अकाल कैसे है, ये मानव निर्मित है। पहली बात किस तरीके से अलग है बता दें। अंग्रेजों के समय पढ़ने वाले अकाल उस समय के पढ़ने वाले अकाल से इस संदर्भ में अलग है कि उस समय के अकाल नेचुरल होते थे, मानसून के होते थे। अंग्रेजों के समय पढ़ने वाले अकाल कैसे हैं, मानव निर्मित। कैसे करके बताते हैं। दूसरी बात, जब एंशिएंट में अकाल पढ़ते थे उस समय जैसे ही अकाल पड़ा तो राजा महाराजा पब्लिक के लिए किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे, अपने राज्य के जो खजाने होते थे खोल देते थे कि कोई बात नहीं, टैक्स ना दो तो हमसे लेके जाओ। तो लोगों को पता नहीं चलता था कि अकाल जैसी स्थिति कुछ है या नहीं। लेकिन इस समय ऐसे किसी प्रकार के मानव राहत के या मानव लोगों को राहत देने के ऐसे किसी प्रकार के कोई कार्य नहीं किए जाते। ठीक है, किसी अंग्रेज के समय की बात है, शायद लिंटन के समय की बात है, कोई और अंग्रेज उसके समय की बात है, तो उस कलेक्टर ने लिख के भैया कई समय यहाँ अकाल की स्थिति है और लोग जो है मतलब घास खाने पर मजबूर है, लोग जो उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो वो अधिकारी वहां से लिख के भेज रहा है, कोई बात नहीं, घास ही लोगों से घटी, घास ही भेजो, सुना है भारत की घास बहुत मीठी होती है। ठीक है, ये बात मतलब चाहे कहीं से ला के दो, लगान उनको ला के देना है। ठीक है, तो मानव राहत जैसे कार्य इस समय नहीं किए जाते थे, इस संदर्भ में अलग हो गया। दूसरी बात कि जब भी प्राचीन काल में अंग्रेजों के समय के मतलब यहाँ पर अकाल पड़ रहा है, तो इस समय के अकाल के दौरान लोगों को राजा महाराजा क्या करते थे, अपने यहाँ नौकरियों पर रख लेते थे। इस समय ये लोग नौकरियों पर नहीं रखते। और अगर इस समय के अकाल में लोग देखे तो जैसे कि इस समय के अकाल जो है भारत से खाद्यान्न निकासी का कारण है, खाद्यान्न की निकासी के कारण। जबकि प्राचीन काल की बात अकाल की बात करें तो उस समय खाद्यान्न की कमी है। ठीक है, एंशिएंट के अगर अकाल पड़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, खाद्यान्न की कमी। इस समय इसका कारण क्या है, खाद्यान्न की निकासी। हमारे यहाँ से खाद्यान्न कहाँ जा रहा है, लंदन जा रहा है। और दूसरे इस समय अगर खाद्यान्न की कमी की वजह से हो रहा है तो इस समय कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण हो रहा है, कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण अकाल हमारा पड़ रहा है। इस समय के अकाल हमारे नेचुरल नहीं है। और अगर बात करें अंग्रेजों के समय की, अंग्रेजों के समय अकाल से निपटने के लिए कई आयोग बने हैं, मैकडोनल्ड आयोग है,
लिचिया आयोग है, कई आयोग बने हैं, लेकिन इन आयोगों की सिफारिशें होती थी उनको अंग्रेजी सरकार नहीं मानती। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हम इसको समेटने की कोशिश करें किस तरीके से आपको लिखना है, ये सारे पॉइंट है। अब ऐसे करके लिखना है कि भारत में एंशिएंट यानी प्राचीन काल से अकाल पड़ते चले आते थे, क्योंकि भारत में कृषि हमेशा से कैसी रही है, मानसून आधारित रही है। तो किसी समय अगर मानसून की स्थिति खराब है तो भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रस्तावना तैयार हो गई। अब उसके आगे लिखो, ये दो पॉइंट लिखो कि भारत प्राचीन काल में अगर देखें चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी अकाल पड़ा था और मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी अकाल पड़ा था। ज्यादा एंशिएंट प्राचीन नहीं जाना, एक एक पॉइंट बता दिया केवल। इसको सेंटर कहां पे रखना है, ब्रिटिश इंडिया में, बस बता दिया था। अब आपको बताना है कि अंग्रेजों के समय आपात जो अकाल है वो किस किस वजह से पड़ता था और इसको एंशिएंट से कैसे करके अलग कर सकते हैं। तो कारण बता दो कि इस समय के अकाल कैसे है, मानव निर्मित है, उस समय के अकाल कैसे होते थे, नेचुरल होते थे। दूसरा, इस समय मानव राहत के लिए कोई किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चला जाता था, उस समय सरकारें मानव राहत के लिए कार्य करती थी। अगला पॉइंट, जो उस समय अकाल पड़ते थे वो खाद्यान्न की कमी के कारण पड़ते थे, लेकिन जो इस समय अकाल पड़ रहे हैं वो खाद्यान्न की निकासी और कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण पड़ रही है। तो इस संदर्भ में ये उनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर दो कि अंग्रेजी सरकार के समय जो भी अकाल पड़े वो मुख्य रूप से अंग्रेजी साम्राज्यवादी आर्थिक सांस्कृतिक नीतियों का परिणाम थे, जिसने भारत में कृषि की स्थिति को और ज्यादा खराब किया और भारतीय शोषण को प्रेरित किया। इतना लिखना तो 200 शब्द लिखना, उसको लिख के लाना, चैप्टर इसको लिख के एक बार देखना कि लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे। अगला हम लोग टॉपिक देख रहे थे भारत में अकाल नीति, अंग्रेजों के समय पढ़ने वाले अकाल। तो पहले तो अंग्रेजों के समय पढ़ने वाले अकाल के कारण देख लेते हैं कि ये जो अकाल पड़े हैं इन अकालों के कारण क्या थे, आखिर क्यों भारत में अकाल पड़ रहे। तो बहुत सारे कारण हैं, इनमें एक मुख्य कारण हो जाएगा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। आपका अगर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, ब्रिटेन। तो पहला पॉइंट कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इसको एक्सप्लेन करके देखना कि क्यों ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने भारत में अकाल कैसे करे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियां, इन प्रशासनिक नीतियों की वजह से भी भारत में अकाल पड़ रहा है। और प्रशासनिक नीतियों के साथ साथ भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की वजह से भारत में अकाल पड़ रहा है। एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको देखने को मिलेगा, एक नहर का नाम सुना होगा, सुएज नहर। ठीक है, एक सुएज, हम लोग लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं नहर। पहले क्या होता था, जैसे ऐसे करके अफ्रीका का देखते आज के समय का अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो इधर से भारत जब भी यूरोप में कहीं पहुंचना होता था ऐसे करके पूरा एरिया क्रॉस करके जाना था। बार्टोलोमियो वास्को डी गामा वगैरह इसी रूट से है, तो बहुत लंबा एरिया है, ऐसे रूट बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। इसी रूट को कम करने के लिए यहाँ से एक नहर खुली हुई है और इसी नहर के अंदर भूमध्य सागर होते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, यूरोप में पहुँच जाते हैं। उसी नहर को हम लोग ज्योग्राफी पढ़ा हुआ सुएज नहर कहते हैं। 1869 में इसको पैंट किया गया, 1869। तो जो सुएज नहर जब खुल गई तो सुएज नहर के खुल जाने से यहाँ से जो खाद्यान्न वगैरह यूरोप में पहुँचाया जाता था, इसका बहुत लंबा रूट होता था। जब एक छोटा रास्ता हो गया तो छोटे रास्ते से यहाँ से खाद्यान्न की निकासी और ज़्यादा हो गई। पहले कम होता था, अब क्या हो गई, अब और ज़्यादा हो गई। दूसरी बात, जब इस वाले एरिया से इसे करके खाद्यान्न वगैरह दूसरा आइटम ऐसे करके यूरोप में पहुँचा रहे हैं, तो जो साउथ वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा रिस्की क्षेत्र होता था। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में आप लोगों को अलग अलग तरीके की पवनें पढ़ाई जाती है। जैसे ये हमारी कौन सी होती है, व्यापारिक पवनें होती है। दूसरी हमारी कौन सी होती है, मतलब पछुआ पवनें करके, और तीसरी को कहते हैं ध्रुवीय पवनें। ऐसे करके 3 तरीके की हमारी पवनें चलती हैं। तो जो पछुआ पवनें होती हैं, इन पछुआ पवनों का एरिया यही वाला यहाँ हो रहा है, और इस वाले एरिया में इन पछुआ पवनों की गति इतनी ज़्यादा होती है कि इन पछुआ पवनों के कारण इन क्षेत्रों में हमेशा तूफान टाइप के आते हैं समुद्र में। और दक्षिण में और उत्तर में एक आपको एक अंतर ये देखने को मिलेगा कि दक्षिण का जो गोलार्ध है वहाँ पे स्थल ज्यादा है, और उत्तर वाले गोलार्ध में हमारा स्थल ज्यादा है। जब यहाँ पे समुद्र ज्यादा है तो समुद्र वाले क्षेत्रों में पवनों की स्पीड ज्यादा होती है। जब स्पीड ज्यादा होती है तो हमेशा इस क्षेत्र में तूफान आते रहते हैं। तो इन्हीं पछुआ पवनों की गति के कारण गरजती, पचासा, चीखती, साटा ऐसे करके बहुत तेजी से निकलती थी। तो इस वजह से इस वाले क्षेत्र को बड़ा रिस्की माना जाता है। पता लगे जा रहे कहीं समुद्र में तूफान आ गया, जहाज डूब गया, तो रिस्क है। जब ये वाला रूट खुल गया तो इस रूट के खुल जाने से यूरोप तक जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो गया। जब आसान हो गया तो वहाँ का सामान
पे आ रहा है और यहाँ का सारा खाद्यान्न बाहर जा रहा है। ठीक, तो कुछ मुख्य कारण अगर देखें कि भारत में इस अकाल के कारण क्या है, स्वेज है, तो देखो कौन कौन से कारण। पहला क्या हो जाएगा, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है तो इस औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में क्या कर रहे हैं, नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं। और नकदी फसलों में क्योंकि औद्योगिकरण के कारण जो मुख्य नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं वो दो फसलें हैं। एक फसल कौन सी है, कपास, और दूसरी फसल कौन सी है, ठीक है। कपड़ा उद्योग के लिए मुख्य रूप से भारत में नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया था उद्योग, एक कपास और दूसरी कौन सी है, नकदी फसलों में। और अगर देखें तो भारत में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया गया, नकदी फसलों में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया गया। चीन के साथ व्यापार को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया गया, भारत में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया गया, चाय की खेती को बढ़ावा दिया गया, चाय की खेती को बढ़ावा दिया गया क्योंकि यूरोप के लोग चाय को बहुत प्रेम से पीते थे, उनको बहुत प्रिय होती थी चाय, इस वजह से भारत में चाय की खेती, चाय के बागान में बहुत ज्यादा मुनाफा होता था उसे। तो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से दो फसलें, एक कपास और दूसरी कौन सी, नील, इनको बढ़ावा दिया गया। जब कपास और नील को बढ़ावा देंगे तो भूमि तो उतनी ही है, जब भूमि इतनी है तो भारत में जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों में कमी हो जाएगी। और खाद्यान्न फसलों की कमी ही क्या है, अकाल। तो ध्यान रखना है, भारत में अंग्रेजों के समय खाद्यान्न की कमी मुख्य रूप से अकाल का कारण, उस खाद्यान्न की कमी का कारण ये नहीं कि फसल बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद नहीं हुई, फसल हुई ही नहीं, ठीक है, फसल होना ही बंद हो गई, इस वजह से अकाल पड़ गया। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में कपास और नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा, इस वजह से भारत में खाद्यान्न की फसलें क्या हो गई, कम हो गई और अकाल जैसी स्थिति है। दूसरा, अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियां। प्रशासनिक नीतियों में अगर बात करें, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बंगाल का द्वैध शासन, ठीक है। जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था तो इस द्वैध शासन के दौरान हमने देखा था दो चीजें, एक कर्तव्य और दूसरा कौन सा, अधिकार। दो चीजों की बात की थी, अधिकार किसके पास थे, अंग्रेजों के पास, जबकि कर्तव्य किसके पास थे, भारतीय शासकों के पास। पूरा उत्तरदायित्व किसका था, भारतीय शासकों का, अधिकार किसके पास थे, अंग्रेजों के पास। अब ऐसे कॉमन सेंस से हम लोग अगर सोचे, अगर किसी व्यक्ति को केवल और केवल अधिकार दे दिए जाए, उसके पास किसी प्रकार का कोई कर्तव्य ना हो, तो वो व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा, ठीक है। अब केवल और केवल उसके पास कर्तव्य हो, उसका कोई अधिकार ना हो, तो उस व्यक्ति का शोषण होगा। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ आते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास अधिकार होगा उसके साथ कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा। अगर हमारे पास बोलने का अधिकार है, अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर हमारे पास बोलने का अधिकार है तो इस समय आप लोगों की ड्यूटी बन जाती है सुनना, ठीक है, कर्तव्य आ गया। जैसे आप लोग अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग करेंगे तो तुरंत मेरा कर्तव्य बन जाता है आपकी बात को सुनना, ठीक है। तो जो अधिकार मेरा है उसी अधिकार से अपने आप एक कर्तव्य निकल जाएगा। यही मान लिया हमने करना, हमें बोलने का अधिकार है, हमारे पास कोई कर्तव्य नहीं, केवल बोलने का अधिकार है। बोल रहे हैं, खूब आराम से, जैसे सामने वाले किसी से कोई बोला मुझे ना खामोश, ऐसे सुनने का कर्तव्य मेरा नहीं, मेरा केवल बोलने का अधिकार है। तो ऐसे क्या आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, ठीक है। वो चीज समझ में आई नहीं है, वो पूछ नहीं सकते, तो तानाशाही हो जाएगी, हो जाएगी। तो अधिकार कर्तव्य दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन द्वैध शासन में होता ही था, कर्तव्य पूरी तरीके से किसके पास थे, भारतीयों के पास, अधिकार किसके पास है, अंग्रेजों के पास। जब अंग्रेजों का किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है तो अंग्रेज बंगाल के रूप में तानाशाह, ठीक है। ये किसानों का खूब बढ़ के शोषण करते हैं, जब किसानों का शोषण करते हैं तो किसानों ने क्या करते हैं, खेती करना बंद कर दिया, ज्यादा से ज्यादा उनसे राजस्व वसूल कर रहे हैं। जब ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल कर रहे हैं तो ऐसे में किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, और खेती बंद करने के बाद वो खेती बंद कर देंगे तो भारत में कहीं ना कहीं फसल को बदल हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहली बात तो ये हो जाएगा। दूसरी प्रशासनिक नीतियों में अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने भारत के पूरे बाजार को अंग्रेजी सामान से बांट दिया। जब अंग्रेजी सामान से पूरा बाजार बढ़ जाएगा तो उद्योग धंधे प्रभावित होंगे। तो आपको बताया था उद्योग और कृषि का आपस में संबंध होता है वो टूट जाएगा, कहीं ना कहीं उद्योगों से कृषि को बढ़ावा मिलता है। तो इन प्रशासनिक नीतियों से भारत में अकाल को बढ़ावा मिला। दूसरा, आर्थिक नीतियों की अगर बात करें तो आर्थिक नीति में अगर देखें 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां बने। इसके अलावा रेलवे नीति है, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, ये सब आर्थिक नीति में आता है। इन सभी आर्थिक नीतियों से कहीं ना कहीं कृषि को दुष्प्रेरित किया गया। कैसे करके देखो, आर्थिक नीतियां आई, 3 प्रकार की आर्थिक नीतियां आई। इन तीनों प्रकार की आर्थिक नीतियों में ये बताओ, अंग्रेज कम से कम लगान निर्धारित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लगान निर्धारित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लगान निर्धारित करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लगान निर्धारित कर रहे हैं तो अगर किसान राजस्व देने में सक्षम नहीं है तो सोचेगा फायदा क्या कि
कि हमने पता लगे 10 क्विंटल उपजाया, इस 10 क्विंटल में 5 क्विंटल तो होनी चाहिए, मुझे खेती करना तो छोड़ो, खेती बाड़ी छोड़ो और कुछ करते, तो खेती किसानी क्या करते, बंद कर देगा, ठीक। दूसरी बात, अब यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा भारत में धन निकासी का कॉन्सेप्ट लागू किया जा रहा है। जब धन निकासी का कॉन्सेप्ट लागू किया जा रहा है तो भारत से धन का अभाव हो जाएगा। जब धन कम हो जाएगा तो आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर पाएंगे, तो कृषि के विकास में पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। जब कृषि के विकास में पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे तो कृषि पिछड़ी हो जाएगी, सिंचाई के साधन डेवलप नहीं है और चीजों की कृषि की जरूरत है वो सब चीजें नहीं है, तो ऐसे में कृषि हमारी पिछड़ जाएगी। जब कृषि पिछड़ जाएगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, अपने सिचुएशन कैसी बन जाएगी, अकाल की सिचुएशन। तो अकाल ऐसा वैसा नहीं पड़ता था, अकाल ऐसा पड़ता था कि मतलब 2-4 लोग इकट्ठे मर जाते थे, इस टाइप का अकाल पड़ता था, ठीक। मतलब उस समय पे तो ये कहा जाता था कि बंगाल में जब अकाल पड़ा तो इस सिचुएशन में अकाल पड़ा कि जो व्यक्ति वहां पर रह रहे थे वो ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके पड़ोसी मर जाए तो इसको खा ले, ठीक है। खाने का इतनी व्यवस्था उस समय थी तो ये सोच रहे थे कि बस ये पड़ोसी हमारा मर जाए तो बस फिर इसको हम लोग बैठ के खाएं ताकि हम लोग का पेट भर जाए। इस सिचुएशन में अकाल पड़ते थे अंग्रेजी होते हड्डियां उड़ियां, तो एक स्टेटमेंट को ये देता है कि किसानों की हड्डियां उड़ियां बिगड़ी पड़ी है ऐसे करके, तो ये सब आती सोएज रहे खुल गई। जब सोएज रहे खुल गई तो जो थोड़ा बहुत खाद्यान्न बचा हुआ था उसको भी कहाँ पहुंचा दिया, पेटे पहुंचा दिया। तो सारी परिस्थितियां यहाँ पर भारत में कृषि के खिलाफ हो जाएगी, तो जब कृषि के खिलाफ हो जाएगी तो सिचुएशन कैसी बन जाएगी, अकाल बन जाएगी। अंग्रेजों ने इनसे निपटने के लिए बीच बीच में कई आयोग बनाए, मुख्य रूप से इसमें 2 आयोग आपको ध्यान रखना है, तो और आयोग बताइए। मुख्य रूप से 2 आयोग ध्यान रखने हैं। एक आयोग का नाम है स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग लॉर्ड नेल्सन के समय गठित किया गया था 1980 में स्ट्रेची आयोग। और एक दूसरा आयोग ध्यान रखना है, इसका नाम है मैकडोनाल्ड आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग। ये 1920 में गठित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। और इन दोनों आयोगों की जो भी सिफारिशें थी उन सिफारिशों को ब्रिटिश सरकार ने माना नहीं। जब नहीं माना तो ऐसे में अकाल के दौरान भारतीयों के हित में कोई कार्य नहीं हो पाता। तो अगर ये तो आपसे मेरे से पूछा जा सकता है, ठीक है, कारण वगैरह जिस तरीके का क्वेश्चन ऐसे कोई और क्वेश्चन है तो कारण सारे ध्यान रखो कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य में अकाल आने के कारण क्या कहते हैं, उसके परिणाम क्या कहते हैं। ये जो आयोग हमसे पूछे जाएंगे ये आयोग हमसे करीब पूछे जाएंगे। आयोग दे दिया उसके आगे गवर्नर जनरल दे दिया, ये आयोग दे दिया उसके आगे समय दे दिया, पूछेगा मिलाओ कौन सा सही है कौन सा नहीं, इसको पहले अंग्रेजी शासन काल के अकाल या डेवलपमेंट की अकाल नीति। पहला पॉइंट, भारत में अकाल, भारत में अकाल प्राचीन काल से ही, भारत में अकाल प्राचीन काल से ही पढ़ते थे, प्राचीन काल से ही पढ़ते थे। प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था, किंतु ब्रिटिश भारत के अकाल, किंतु ब्रिटिश भारत के अकाल प्राकृतिक की अपेक्षा, किंतु ब्रिटिश भारत के अकाल प्राकृतिक की अपेक्षा मानव निर्मित ज्यादा थे, प्राकृतिक की अपेक्षा मानव निर्मित ज्यादा थे। अगला पॉइंट, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल पड़ने पर, ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल पड़ने पर
बचाव कार्य, राहत एवं बचाव कार्य राहत एवं बचाव कार्य बहुत सीमित होते थे, बहुत सीमित या नामात्र के होते थे। अगला पॉइंट, ब्रिटिश भारत में पढ़ने वाले अकाल, ब्रिटिश भारत में पढ़ने वाले अकाल के प्रमुख कारण, अकाल के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, निम्नलिखित थे। नंबर एक, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में नकदी फसलों को बढ़ावा मिला। भारत में नकदी फसलों को बढ़ावा मिला। अतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन क्षेत्र, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन क्षेत्र कम हुआ। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के कारण, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के कारण बंगाल में द्वैध शासन, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के कारण बंगाल में द्वैध शासन के दौरान किसानों का शोषण बढ़ा। अतः किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। किसानों का शोषण बढ़ा, अतः किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत, किसानों से अधिक दर से राजस्व, किसानों से अधिक दर से राजस्व वसूल किया जाता था। किसान इतना राजस्व देने में सक्षम, किसान इतना राजस्व देने में सक्षम नहीं होते थे।
जाने से, सुएज नहर के खुल जाने से, सुएज नहर के खुल जाने से भारत से खाद्यान्न निकासी, भारत से खाद्यान्न निकासी में वृद्धि हुई, में वृद्धि हुई। अब 2-3 आयोग लिख लो, हेडिंग डाल लो। अकाल से निपटने हेतु आयोग, अकाल से निपटने हेतु आयोग। इसे 3 कॉलम बना लो। अकाल से निपटने के लिए आयोग, ऐसे करके इसे 3 कॉलम बनाना। एक में इसका आयोग का नाम लिखना है, एक में वो आयोग का नाम लिखना है, कौन सा आयोग है, दूसरा लिखा समय, और तीसरा लिखा गवर्नर होने के लिए आयोग, दूसरे लिखो इसका समय कब गठित किया गया, और तीसरे लिखो इसके समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। टेम्परेट आयोग, टेम्परेट टेम्परेट आयोग 1866, टेम्परेट आयोग 1866, हाँ टेम्परेट आयोग 1866, सर जॉन लॉरेंस के समय 1866, गवर्नर जनरल लिखो सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग, ये लिखा है स्ट्रेची आयोग, सर जॉन लॉरेंस, हाँ सर जॉन लॉरेंस, स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग ये गठित किया गया 1880 में, और लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन, हाँ लॉर्ड लिटन। तीसरा के लो लॉयल कमीशन 1896, लॉर्ड एल्गिन के समय, लॉयल कमीशन, लॉयल कमीशन, लॉयल आयोग, इन्हीं जो भी अध्यक्ष बनाया जाता है उसी के नाम पे रख दिया गया उसका नाम है लॉयल कमीशन 1896, लॉर्ड एल्गिन के समय। 1900 में वाला है मैकडोनल्ड आयोग, देखो मैकडोनल्ड आयोग, मैकडोनल्ड आयोग ये है 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय, हाँ 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कौन सा वो ये मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड 1900 में बना है लॉर्ड कर्जन के समय। भगवान वाले वाला लॉर्ड कर्जन ये का जो बोल है कैपिटल का स्टैच्यू का लॉर्ड हो गया, मैकडोनल्ड हो गया। ये देखो वुडहेड कमीशन, वुडहेड कमीशन ये बना है 1945 लॉर्ड वेवेल के समय, हाँ 1945 लॉर्ड वेवेल के समय। ठीक है, इतने आयोग ये आपसे प्रीम पूछे जाएगा, आयोग का जो है ये आपसे प्रीम पूछा जाते हैं, और इसकी दो ही चीज पे आयोग उसके आगे आता है सवाल पूछा जाएगा, ऐसे गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, या फिर मिलाने पूछा जाएगा कौन सा सम्मिलित है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इतने आयोग आपको ध्यान रखिए, 5 देखो, पहला कौन सा है 1866 में कैंटरबेल आयोग, गवर्नर में पूछा जाए सर जॉन लॉरेंस के समय, 1880 में
आयोग लॉर्ड कमीशन लॉर्ड एल्गिन के समय। इसके अलावा अगर अगला देखा जाए तो 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय मैकडॉनल्ड आयोग और 1945 में लॉर्ड केम्पबेल के समय वुडहेड। 5 हमारे आयोग किससे संबंधित है मुख्य रूप से ये हमारे सब जो बड़े बड़े आयोग। बाकी प्रांतीय स्तर पे आयोग बनाए जाते थे डॉलर, लेकिन किसी भी आयोग की सामान्यतः बातें मानी नहीं जाती। ये लोग जितनी भी सिफारिशें देते थे बस ऐसी लगती की नौकरी पेश की जाती थी, कोई सिफारिशें की मानी नहीं जाती थी। इसीलिए अंग्रेजों के समय अकाल नीति का कोई खास को पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसके सब परिणाम वैसे नेगेटिव में खासकर बात होती है। ये आपका यहाँ तक टॉपिक हो गया। तो ये आपका मतलब जो टॉपिक चल रहा था 1757 से 1857, ये आपका टॉपिक यहाँ तक की सारी चीजें हो गई। आपका अगला जो टॉपिक आएगा उस अगले टॉपिक में लोग 1857 के विद्रोह को देखेंगे। ठीक, तो 1857 विद्रोह को हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक का है आ जाएगा। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट किसी तरीके का, कोई अगर कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इतनी चीजें हम लोगों ने ये टॉपिक को देखी। कल हम लोग जब अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो 1857 के विद्रोह से स्टार्ट करेंगे, उसके पूरा बेसिस देखेंगे हम उसको। और रेगुलर हम लोग कोशिश करेंगे आगे से ऑनलाइन करने की। ऑनलाइन नहीं समझ आएगा आप लोग रेगुलर पढ़ोगे उसी को ऑनलाइन समझ आएगा। तो जो लोग नहीं आएंगे शाम को ही लिया करेंगे। नहीं यहाँ पे आज चला थोड़ा सा अभी दिक्कत है ना कि हम बाहर से आते हैं, ये यही कहते तो मैं अगर मौसम ठीक ना हो तो रेगुलर अगर मौसम सही हो तो आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से आते हैं खाली लौट जाते हैं, बड़ा हार्ड जाता है। तो अभी तो